हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी स्टडी। आई एम विनोद हंस। स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये वीडियो कक्षा 12 पोइट्री से संबंधित है। आज मैं आपको आपके सिलेबस की थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपोज करने वाले हैं जॉन मिल्टन। तो कविता को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं जॉन मिल्टन के बारे में बता दूँ। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में लंदन में हुआ था। जॉन मिल्टन अपने पिता की तीसरी संतान थे। मिल्टन के पिता एक कुशल संगीतकार और कंपोजर थे। उन्हें यह काव्यात्मक प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली। जब मिल्टन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में थे तो इन्हें इनकी सुंदरता और लावण्य के लिए द लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था। मिल्टन 44 वर्ष की अवस्था में 1652 ईस्वी में अंधे हो गए। उनके अंधे हो जाने के पश्चात उनकी बेटियों ने अविवाहित रहने का निश्चय किया और उन्होंने अपने पिता की कविताओं के श्रुत लेख लिए। वास्तव में मिल्टन की पुत्रियां अपने इस अंधे पिता के लिए आंख और कान बन गई। ही ऑल्सो रोट टू इमोर्टल एपिक लाइक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड। तो चलिए अब मैं आपको इस कविता का मुख्य उद्देश्य बताता हूँ। इस कविता का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के लिए ईश्वर की पद्धति का औचित्य सिद्ध करना है। तो अब इस कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई एक बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट है। इसी कारण इसे पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे इटालियन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दिस सोनेट इज नॉट वेरी स्कॉलरली एंड डिफिकल्ट। इट इज वेरी सिंपल इन इट्स एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं। मिल्टन ने इस कविता को इटालियन स्टाइल में कंपोज किया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में कविता की प्रारंभ की 8 पंक्तियों को शामिल किया गया है तथा सेस्टेट में अंत की 6 पंक्तियां आती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस कविता के अंत में कोई दोहा नहीं है, अर्थात देयर इज नो कपलेट इन द एंड। इन दिस वे द पोएम हैज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी का अर्थ एक रूपता से है, अर्थात यहाँ पर कविता में विचारों और उनकी अभिव्यक्ति में एक रूपता देखने को मिलती है। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज मिथोलॉजिकल रेफरेंस, अर्थात कविता में पौराणिक संदर्भ है। एक और जहाँ कवि अपने अंधेपन के कारण दुखी है और इस कविता के माध्यम से अपने अंदर के दुख अर्थात निराशा को व्यक्त करता है, तो दूसरी तरफ इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर की श्रेष्ठता और उसकी इच्छाओं को भी व्यक्त करता है। कविता में प्रारंभ की जो 8 पंक्तियां हैं उन्हें हम ऑक्टेव कहेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी निराशा तथा अपने साथ हुए अन्याय को व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर अंत की जो 6 पंक्तियां हैं उनमें कवि ने ईश्वर की महानता तथा उसकी कार्यशैली व उसकी श्रेष्ठता का भी वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने राइमिंग स्कीम में ए बी डी ई का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर कविता के अंदर फिगर ऑफ स्पीचेज का भी प्रयोग हुआ है। इस कविता में आए हुए फिगर ऑफ स्पीचेज की जानकारी मैं कविता के साथ साथ आपको देता रहूँगा। इसके अतिरिक्त इस कविता में मीटर यानी कि छंद, मीटर में यहाँ पे आम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग हुआ है। इस कविता को कवि ने 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड किया है। प्रथम 2 स्टैंजा 4-4 पंक्तियों के तथा शेष 2 स्टैंजाज में 3-3 पंक्तियों को रखा गया है। तो देखिए इस कविता का फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। तो कविता के फर्स्ट स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ते हुए तो देखिए कविता की फर्स्ट लाइन क्या कहती है। कवि यहाँ पर कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। व्हेन अर्थात जब, आई मैं, कंसीडर्ड थिंक अबाउट अर्थात विचार करना, हाउ कैसे, माई मेरी, लाइट अर्थात आंखों का प्रकाश, इज स्पेंट स्पेंट समाप्त हो जाना। कवि कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों का प्रकाश कैसे समाप्त हो गया। इर इर का अर्थ यहाँ पर है पहले। हाफ माई डेज अर्थात मेरे जीवन की आधी अवधि समाप्त होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशालकाय अंधकारमय संसार में। तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ इस विशालकाय अंधकारमय संसार में मेरे जीवन की आधी अवधि समाप्त होने से पहले मेरी आंखों का प्रकाश कैसे चला गया, तो मेरा हृदय निराशा से
भर जाता है। तो अर्थात कवि यहाँ पर जो है विचार कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि जब वो विचार करता है कि उसके जीवन का आधा समय व्यतीत होने से पहले उसके आंखों का प्रकाश कैसे चला गया, तो उसका हृदय जो है निराशा से भर जाता है। कभी यहाँ पर कहता है कि ये जो संसार है अंधकारमय है, और इस अंधकारमय संसार में आधा समय व्यतीत होने से पहले जब उसकी आंखों का प्रकाश चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है और निराशा से भर जाता है। फिर कभी क्या कहता है, कहता है एंड दैट वन टैलेंट। टैलेंट का अर्थ यहाँ पर योग्यता से है, और टैलेंट का अर्थ कॉइन यानी कि सिक्के भी होता है। कवि कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, कहता है कि एक योग्यता, विच इज जिसे, डेथ टू हाइड। डेथ टू हाइड का मतलब है कि जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान था। यहाँ पर टैलेंट का अर्थ योग्यता से है। द पोइट हैज पोइटिक टैलेंट, ही वांटेड सर्व गॉड बाय कंपोजिंग पोएम। यहाँ पर आपको मैं टैलेंट से संबंधित एक कहानी बताता हूँ। दिस रेफर्स टू अ स्टोरी इन द बाइबल which says that a master going to trade distributed talent coins to his three servants and asked them to use those coins intelligently and cleverly. Two of them used those coins in business and doubled them, and so they were duly rewarded by the master on his return. The third servant, who gives only one talent, did not use at all for the fear of losing it. He was punished for not using that talent. Here Milton compares himself to the third servant because of his inability to use the talent given to him by God. यहाँ पर एक मास्टर और उसके 3 सेवकों की कहानी मैंने आपको बताई। मालिक जो है अपने व्यापार के लिए जब अपने घर से निकलता है तो अपने सेवकों को एक एक सिक्का देकर जाता है, और उनसे कहता है कि वो अपने सिक्के की जो है सिक्के को बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करें। 2 उसके जो सेवक होते हैं उसे बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक व्यापार में सिक्के को इन्वेस्ट करते हैं और उस सिक्के को डबल कर लेते हैं। तो मालिक जब वापस लौट कर आता है तो उन्हें जो है पुरस्कृत करता है, और जो तीसरा सेवक होता है वो सिक्के को खो जाने के डर से उस सिक्के को खत्म नहीं करता है, ना ही उसे व्यापार में लगाता है, और जब मालिक लौट कर आता है तो उसे उससे के लिए दंडित करता है। तो यहाँ पर मिल्टन जो है अपनी तुलना उस तीसरे सेवक से करते हुए कहता है कि अगर वो अपनी उस योग्यता अर्थात टैलेंट यानी कि उस कॉइन सिक्के का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो ईश्वर जो है उसे दंडित करेंगे। तो यहाँ पर टैलेंट का आप अर्थ समझ गए। तो कवि कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, उसके पास जो एक योग्यता थी, पोएटिक टैलेंट की यहाँ पर बात हो रही है। विच इज डेथ टू हाइड, यहाँ पर विच अर्थात जिसे, यहाँ पर विच का अर्थ यहाँ पर काव्यात्मक योग्यता से है। डेथ टू हाइड मृत्यु ही छीन सकती है। कवि कहता है कि मेरे पास एक ही योग्यता थी और मेरी यह योग्यता केवल मृत्यु ही मुझसे छीन सकती थी, लेकिन ईश्वर आपने मुझे अंधा बना दिया और मेरे अंधेपन के कारण मेरा ये गुण, मेरी जो ये योग्यता है, ये मेरा जो टैलेंट है, पोएटिक टैलेंट, लॉग्ड, लॉग्ड अर्थात पड़ा हुआ है मेरे पास, विद मी यूजलेस, यूजलेस अर्थात बेकार। कवि अपने अंधेपन के कारण जो है अपनी काव्यात्मक योग्यता का उपयोग करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। कवि जब अपने आप को जो है काव्यात्मक योग्यता का उपयोग करने में असमर्थ पाता है तो कहता है दो माई साउल, दो अर्थात यद्यपि, माई साउल अर्थात हिमसेल्फ। कवि यहाँ पे अब बताता है दो माई साउल मोर बेंट, बेंट अर्थात उत्सुक। यहाँ पर दो का अर्थ यद्यपि, माई साउल अर्थात कवि, मोर बहुत ही ज्यादा, बेंट उत्सुक था, अर्थात कवि जो है बहुत ही उत्सुक था अपने उस मेकर की सेवा करने के लिए। कहता है टू दियर विद माई मेकर, दो माई साउल मोर बेंट टू सर्व दियर विद माई मेकर। अर्थात कवि जो है अपनी उस काव्यात्मक योग्यता के माध्यम से अपने उस निर्माता अर्थात
परमपिता परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक था एंड प्रेजेंट, और वो चाहता था प्रेजेंट प्रस्तुत करना। प्रस्तुत क्या करना चाहता था? माई ट्रू अकाउंट। ट्रू अकाउंट, अकाउंट का अर्थ यहाँ पर लेखा जोखा से है। कवि जो है ईश्वर को अपने कार्यों का सही सही ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता था। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ पर लीस्ट से तात्पर्य कहीं ऐसा ना हो। कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो अगर मैं अपनी उस काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग ना कर पाऊँ। तो रिटर्निंग, रिटर्निंग अर्थात वापस जाने से है। कवि कहता है कि अगर मैं अपनी उस काव्यात्मक योग्यता का सही से उपयोग ना कर पाया, तो जब मैं ईश्वर के पास मैं वापस जाऊंगा तो चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड अर्थात मेरे वापस जाने पर, चाइल्ड का अर्थ यहाँ पर फटकार लगाने से है। कवि कहता है कि ईश्वर ने उसे काव्यात्मक प्रतिभा रूपी योग्यता प्रदान की थी और ईश्वर चाहता था कि उस योग्यता का समुचित उपयोग होना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसे अंधा बनाकर उसे इस असाधारण योग्यता से विमुख कर दिया। कवि सोचता है कि जब वह ईश्वर के पास वापस जाएगा तो ईश्वर उसे अपनी इस काव्यात्मक प्रतिभा का समुचित उपयोग ना कर पाने के लिए फटकार लगाएगा। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, द पोइट feels that God has granted him an extraordinary poetic talent which should have been properly used, but by turning him blind, he has deprived him. When he goes back to him on the day of judgment, God will scold him for not completing his mission. तो नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहती है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, डॉथ डॉथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। यहाँ पर डॉथ का अर्थ डज के समान लिया जा रहा है, अर्थात कवि यहाँ पर स्वयं से प्रश्न करता है और कहता है कि डज गॉड एग्जेक्ट अर्थात एक्सेप्ट आशा करना, डे लेबर अर्थात अ फुल डेज वर्क, लाइट डिनाइड अर्थात जब वह देखने में असमर्थ है, तो क्या ऐसे में ईश्वर उससे दिन भर काम करने की आशा करता है? आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का अर्थ यहाँ पर मूर्खतापूर्ण है। कवि कहता है कि मैं मूर्खतापूर्ण रूप से सवाल करता हूँ कि क्या मैं जब ईश्वर के पास जाऊंगा और जिस दिन न्याय का दिन आएगा और अपनी काव्यात्मक योग्यता का उपयोग न कर पाने के कारण क्या ईश्वर मुझे फटकारेगा? मैं अपने आप से मूर्खतापूर्ण सवाल करता हूँ, क्या ईश्वर मुझसे मेरे कार्यों का ब्यौरा मांगेगा? बट किंतु पेशेंस, पेशेंस यहाँ पर पेशेंस का अर्थ धैर्य से है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ यहाँ पर रोकना है। कवि जो है जब अपने आप से मूर्खतापूर्ण रूप से सवाल करता है तो उसका धैर्य उसे रोकता है। धैर्य किस चीज से रोकता है? धैर्य उसे रोकता है दैट मर्मर, मर्मर मीन्स शिकायत से लिया जा रहा है। यहाँ पर पेशेंस को जो है कभी पर्सोनिफाइड कर रहा है, अर्थात इस पंक्ति में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है। जब मिल्टन धैर्यपूर्वक विचार करते हैं तो वो जान जाते हैं कि उन्हें ईश्वर के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए, और मिल्टन का धैर्य उन्हें समझाता है। क्या समझाता है? गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट। यहाँ पर डॉट का अर्थ डज से लिया जा रहा है, अर्थात ईश्वर को आवश्यकता नहीं है किसी भी कार्य की, और ना ही ईश्वर अपने दिए हुए उपहारों के बदले में कभी कुछ चाहता है। हम कह सकते हैं गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट, ही डजंट नीड आवर वर्क और द टैलेंट विच ही गेव अस। हु बेस्ट, हु बेस्ट, वो लोग श्रेष्ठ हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ हैं? बियर, बियर अर्थात जो सहन करते हैं। हिज माइल्ड योक, यहाँ पर माइल्ड योक का अर्थ जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लिया जा रहा है। वैसे तो योक का अर्थ एक फ्रेम होता है जिसका उपयोग बैलों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आप सभी ने बैलगाड़ी में बैलों को आपस में बंधा हुआ अवश्य देखा होगा। यहाँ पर योग का अर्थ जुअर से लिया जा रहा है।
यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का उपयोग हो रहा है, बिकॉज मेटाफर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द योक ज्वाइनिंग बुलॉक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो लोग श्रेष्ठ हैं जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना ईश्वर की इच्छा समझकर करते हैं, अर्थात दे सर्व हिम बेस्ट, अर्थात दे सर्व हिम बेस्ट। अब हम लोग अंतिम स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टैंजा इस कविता से बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला स्टैंजा है। इन पंक्तियों से की माध्यम से कवि ईश्वर की महानता का वर्णन करते हुए कहता है, यहाँ पर कवि जो है ईश्वर की महानता का वर्णन करते हुए कहता है, हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात हिज ईश्वर स्टेट राज्य, किंगली राजसी, अर्थात ईश्वर का राज्य राजसी है, वो राजाओं का भी राजा है। ईश्वर का जो राज्य है, शासन है, वो राजसी है और ईश्वर राजाओं का भी राजा है। Thousands at his bidding speed and posture land and ocean without rest। यहाँ पर thousands का अर्थ अनगिनत दूतों से और bidding का अर्थ आदेश या आज्ञा से लिया जा रहा है। posture land and ocean का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड से है, अर्थात कवि कहता है कि ईश्वर राजाओं का भी राजा है, उसका शासन शाही है, उसके पास हजारों की संख्या में अनगिनत दूत हैं और सेवक हैं जो बिना विश्राम किए संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए कवि यहाँ पर क्या कहता है। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, दे आल्सो सर्व, दे आल्सो सर्व, वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो क्या करते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट, अर्थात वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक बिना किसी शिकायत के करते हैं और स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल लेते हैं, वो लोग ईश्वर की श्रेष्ठ सेवा करते हैं। इस पंक्ति में पैराडॉक्स अर्थात असत्य आभास का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आपको मैं पैराडॉक्स के बारे में बता दूं। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, पैराडॉक्स असत्य आभास, अर्थात वह बात जो वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी प्रतीत होती है, पैराडॉक्स कहलाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे समाप्त होता है। क्यों? हैव अ गुड डे।